हेलो हेलो हेलो। Yes, guys. A very, very good morning, everyone. So, what is our target today? डिविडेंड डिसीजन पूरा चैप्टर हो पाएगा क्या? अपने से हो पाएगा क्या? मिलकर करेंगे। चलिए, आई विल स्टार्ट द सेशन। यस। तो आज का सेशन लगभग लगभग 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा। हम लोग बहुत फोकस्ड वे में कुछ चीज़ें कवर करेंगे। इस चैप्टर में 5 और 5 10 चीज़ें हमको कवर करनी है। 5 + 5 टोटल 10 चीज़ें हमको कवर करनी है। बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर होता है ये आपके सिलेबस का, जिसका नाम है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड डिसीजन एक ही बात है। इसके अंदर दोस्तों 2 पार्ट कौन से है? पहला वाला पार्ट आएगा वो अप्रोचेस का, मतलब फॉर्मूलेज, अप्रोचेस। पहला अप्रोच वॉल्टर्स अप्रोच, सेकेंड अप्रोच गॉर्डन्स अप्रोच, नेक्स्ट एम अप्रोच, मोदी-गिलानी एंड मिलर अप्रोच, नेक्स्ट अप्रोच लिटनर्स अप्रोच, एंड द लास्ट अप्रोच ट्रेडिशनल, जिसका नाम है, एक और नाम है इसका, ग्राहम एंड डोड अप्रोच। बस ये कर दिया तो पार्ट 1 खत्म हो गया। मेजरली क्वेश्चन इसमें से ही आते हैं। और दूसरा पार्ट जो है वो आएगा अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। इस चैप्टर के अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कौन से आते हैं दोस्तों? बायबैक ऑफ शेयर्स, मतलब ये डिविडेंड के अल्टरनेटिव्स है एक्चुअली। बायबैक ऑफ शेयर्स, दूसरा राइट इशू, तीसरा स्टॉक का स्प्लिट, याद आया? स्टॉक स्प्लिट, 1 शेयर के 2 शेयर होना, 4 शेयर होना। एंड चौथा आता है रिवर्स स्प्लिट। रिवर्स स्प्लिट का मतलब होता है 2 शेयर का 1 शेयर बनना, 10 शेयर का 1 शेयर बनना। रिवर्स स्प्लिट जैसे अभी लेटेस्ट में नेस्ले ने किया। एंड पांचवा आइटम आता है बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स खत्म है गाइस चैप्टर। अगर ये 5 और 5 10 आइटम कर लोगे तो ये चैप्टर ही खत्म है। 10 मार्क पक्के एग्जाम में, 5 से 10 मार्क का तो इस चैप्टर में से आने ही वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना वॉल्टर अप्रोच। पहला अप्रोच वॉल्टर अप्रोच क्या बोलता है आपको? वॉल्टर्स अप्रोच बोलता है भैया फर्म जो है वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ग्रोथ फर्म, एक होता है स्टेबल फर्म, एक होता है डिक्लाइनिंग फर्म। ग्रोथ फर्म वो होता है जिसका रिटर्न आईआरआर केई से ज्यादा होता है। स्टेबल फर्म वो होता है जिसका रिटर्न मतलब आईआरआर केई के इक्वल होता है। और डिक्लाइनिंग फर्म ऑब्वियसली आईआरआर लेस देन केई होता है। तो वॉल्टर अप्रोच बोलता है थियोरेटिकल प्राइस ऑफ द शेयर, जिसको P0 बोला जाता है। थियोरेटिकल प्राइस ऑफ द शेयर जिसको P0 बोला जाता है। P0 इज नथिंग बट D प्लस R बाई के इंटू E माइनस डी होल डिवाइडेड बाई के। अब ये फॉर्मूले के लॉजिक्स तो हमने रेगुलर बैच में पूरे डिस्कस किए थे। अभी के लिए फॉर्मूला समझ लो। फॉर्मूला है D प्लस R बाई के इंटू E माइनस डी होल डिवाइड बाई के। थोड़ा आइडिया दे देता हूँ आपको। ये बोलता है सिर्फ डिविडेंड पर आपका प्राइस डिपेंडेंट नहीं करता है। नो डाउट D बाई के करोगे तो P0 आएगा A बाई आर के लॉजिक से। करेक्ट? A बाई आर से क्या मिलता है? प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर ही तो निकाल रहे हो आप लोग, P0 बोल रहे हो तो
तो एवरी ईयर का डिविडेंड बन जाएगा एन्युटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा आपका आर, रेट बन जाएगा आर। तो फिर आर, सॉरी आर नहीं के, रेट बन जाएगा के। के क्यों ले रहे हैं आप? बिकॉज आप इक्विटी का कॉस्ट निकाल रहे हो, तो आपका आर रेट ऑफ रिटर्न क्या आना चाहिए? कॉस्ट ऑफ इक्विटी आना चाहिए। तो इसलिए यहां पे के आ रहा है आर की जगह, एंड ए बाय आर की जगह आ रहा है डी बाय के। मगर ये मॉडल बोलता है कि जो रिटेंशन हो रहा है उसकी वजह से भी शेयर वैल्यू चेंज होता है। जो रिटेंशन हो रहा है उसको हम बोलेंगे ई माइनस डी, अर्निंग माइनस डिविडेंड इज रिटेंशन। रिटेंशन पे कंपनी क्या करती है? एवरी ईयर रेट ऑफ रिटर्न अर्न करती है, जिसको आईआरआर बोलते हैं। तो रिटेंशन को अपन क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाइड बाय आईआरआर कर रहे हैं, और वो भी एक सेपरेट एन्युटी, इसलिए उसको डिवाइडेड बाय के कर रहे हैं, उसको भी डिवाइड बाय के कर रहे हैं। ए बाय आर उधर भी वर्क कर रहा है। तो अपना फॉर्मूला बन गया डी प्लस आर बाय के इंटू ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाय के। अब वॉल्टर मॉडल के बाद आता है दूसरा गॉर्डन्स मॉडल, गॉर्डन्स अप्रोच। इसको तो हमने ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डील किया था। ये बोलता है थियोरेटिकल प्राइस ऑफ द शेयर इज नथिंग बट ई इंटू 1 माइनस बी अपॉन के माइनस बी इंटू आर। ई इंटू 1 माइनस बी अपॉन के माइनस बी इंटू आर। अब ये ई क्या होता है? ईपीएस। 1 माइनस बी, बी क्या होता है? रिटेंशन रेशियो। तो 1 माइनस बी क्या हो गया? पे आउट रेशियो। तो 1 माइनस बी इज पे आउट। पे आउट को अगर मैं ईपीएस से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा? डिविडेंड। पे आउट रेशियो को अगर मैं ईपीएस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? न्यूमरेटर में डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर को डिवाइडेड बाय के माइनस बी इंटू आर कर रहे हैं। व्हाट इज बी? रिटेंशन। व्हाट इज आर? आईआरआर। रिटेंशन पे जो आप अर्न कर रहे हो रेट ऑफ रिटर्न, वो ग्रोथ ही तो है। तो ये बी इंटू आर किसका फॉर्मूला है? ग्रोथ का है। ग्रोथ इज इक्वल टू बी इंटू आर। एंड बी क्या था आपका? रिटेंशन रेशियो था। तो 1 माइनस बी क्या हो जाएगा? पे आउट रेशियो। 1 माइनस बी हो जाएगा पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो को अगर आप ईपीएस पर अप्लाई कर दोगे तो ऑब्वियसली आपको डीपीएस मिल जाएगा। तो फॉर्मूला वही तो बन रहा है जो अपन ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में देखा था। क्या फॉर्मूला देखा था? D1 अपॉन के माइनस जी इज इक्वल टू पी जीरो, बिकॉज के इज इक्वल टू पी D1 अपॉन, इधर लिखता हूं मैं, के इज इक्वल टू D1 अपॉन पी जीरो प्लस जी, याद आया क्या? इंटू 100। इसी को मॉडिफाई करो जरा और पी जीरो बनाओ। पहले क्या करना पड़ेगा आपको? डायरेक्ट पी जीरो नहीं कर सकते अपन, के माइनस जी इज इक्वल टू D1 अपॉन पी जीरो करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर पी जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? D1 अपॉन के माइनस जी। तो ये लोग भी तो वही बोल रहे हैं आपको, इधर का न्यूमरेटर भी तो डिविडेंड ही है, और अपॉन के माइनस जी तो हो रहा है, जी की जगह बी इंटू आर बोला जा रहा है। समझे क्या? फॉर्मूला वही है, बस उसका रूप अलग है, लिखने का स्टाइल अलग है, बट फॉर्मूला तो वही है। तो ये बन गया गॉर्डन्स। गॉर्डन हो या वॉल्टर हो, दोनों के लिए लॉजिक वही है जो अपन ने बोला था। वैसे इन दोनों के लिए लॉजिक वही है, आर ग्रेटर देन के ही रहेगा, या तो आर इज इक्वल टू के ही रहेगा, या तो आर लेस देन के ही रहेगा। अगर आर ग्रेटर देन के ही है तो इस फर्म को ग्रोथ फर्म बोलते हैं, और इस केस में डिविडेंड ये लोग रिकमेंड करते हैं कम से कम दो, मतलब 0% दो। अगर आर इज इक्वल टू के ही है तो इसको ये लोग बुलाते हैं स्टेबल फर्म, और उस केस में ये लोग बोलते हैं डिविडेंड ज्यादा से ज्यादा दो, मतलब 100%। एंड अगर, सॉरी स्टेबल है ना ये, तो स्टेबल में तो डिविडेंड कुछ भी दो, डिविडेंड कितना दो? 0 से लेकर 100 कुछ भी दे सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्टेबल फर्म में आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो फर्म उतना ही कमा रहा है, पैसा किसके हाथ में रहेगा फर्क नहीं गिरेगा। एंड अगर आर लेस देन के ही रहेगा तो अब जो अपन ने गलती से लिखा था वो आएगा, डिविडेंड इज इक्वल टू 100% आएगा, मैक्सिमम डिविडेंड। इसको क्या बुलाते हैं फर्म को? डिक्लाइनिंग फर्म। यस गाइस, तो ये आपके जो अभी अभी राइट साइड लिखे ना, ये ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसीज है, लिख दो इधर। ये सबको क्या बुलाते हैं?
ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी के बारे में, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे भाई पहले देख लेते फर्म ग्रोथ है, डिक्लाइनिंग है या स्टेबल है, अकॉर्डिंगली रिकमेंड करेंगे। याद रखिए ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी पे प्राइस, थियोरेटिकल प्राइस जो आप उधर निकाल रहे हो वो हाईएस्ट आता है, लिख दो चाहिए तो नोट। एट ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी the P0 for both Walter and Gordon approach is maximum at optimum dividend policy P0 फॉर बोथ गॉर्डन एंड वॉल्टर इज मैक्सिमम। मतलब आप ये देख लो पहले कौन सी फर्म है, अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लो डिविडेंड पॉलिसी क्या होना चाहिए। एक बार डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड कर लिया ऑप्टिमम क्या होना चाहिए, वो अगर फॉलो कर रहे हो तो वहां के फॉर्मूले में जहां पर भी रिटेंशन है या डिविडेंड है बराबर वो पॉलिसी के हिसाब से नंबर लिखो, आपका जो वैल्यू आएगा वो सबसे हाईएस्ट आएगा। समझ गए? तो दो क्वेश्चन आते हैं इसमें, एक एग्जिस्टिंग पॉलिसी पे क्या प्राइस है वो बताओ, और दूसरा ऑप्टिमम पॉलिसी क्या होनी चाहिए और उस पर प्राइस क्या आ रहा है वो बताओ। तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी पे क्या प्राइस आ रहा है उसके लिए तो जो डिविडेंड दिया रहेगा, जो रिटेंशन दिया रहेगा उसके हिसाब से वैल्यू निकालने का, जो एग्जिस्टिंग चल रहा है उसके हिसाब से प्राइस आ जाएगा। फिर देखने का आर ग्रेटर देन के है, लेस देन के है, इक्वल टू के है, अकॉर्डिंगली ऑप्टिमम सजेस्ट करने का, और उस सजेस्टेड ऑप्टिमम पर वापस से यहाँ के नंबर चेंज करने का, या तो रिटेंशन के या तो डिविडेंड के। अगर गॉर्डन फॉलो कर रहे हो तो रिटेंशन, अगर वॉल्टर फॉलो कर रहे हो तो डिविडेंड के, और फिर आपका प्राइस निकालोगे आप। आपको पता है जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी आप फॉलो कर रहे हो उससे ज्यादा प्राइस आएगा ऑप्टिमम पर, क्योंकि ऑप्टिमम का प्राइस क्या लिखा अपन ने नीचे, मैक्सिमम होता है। ऑप्टिमम पे प्राइस कैसा होता है लिखा अपन ने, मैक्सिमम होता है। आर यू क्लियर? नाउ कमिंग टू थर्ड अप्रोच। थर्ड अप्रोच का नाम है MM अप्रोच, मोदिगिलानी एंड मिलर अप्रोच। ये क्या बोलता है दोस्तों? MM अप्रोच बोलता है, इसमें तीन फॉर्मूलेज यूज करेंगे हम लोग। आज का प्राइस इज नथिंग बट एक साल बाद का प्राइस प्लस एक साल बाद का डिविडेंड डिस्काउंटेड बाय KE रेट फॉर 1 ईयर। डिस्काउंटेड बाय KE रेट फॉर 1 ईयर। व्हाट इज द फॉर्मूला यूज्ड एक्चुअली? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेस टू n। अब वो रेस टू n क्यों नहीं लिख रहे? बिकॉज रेस टू 1 है वो, तो 1 प्लस आर 1 प्लस KE, यहां पर मैं रेस टू 1 लिखूं या नहीं लिखूं क्या फर्क गिरेगा? कुछ भी फर्क नहीं गिरेगा। तो जो भी मेरे शेयर का वैल्यू रहेगा एक साल बाद, और जो भी मेरा शेयर एक साल बाद डिविडेंड देगा, उनका आज का वैल्यू मेरा आज का शेयर का वैल्यू है। इट इज दैट सिंपल। शेयर एक साल बाद जो दे रहा है उसको तुम आज की वैल्यू पे ला लो, आज का वैल्यू आ जाएगा। अब इसी को मॉडिफाई कर कैन यू मेक इट P1 इज इक्वल टू, P1 इज इक्वल टू आज का प्राइस कंपाउंडेड बाय KE रेट और माइनस करेंगे डिविडेंड। आज का प्राइस विल बी नथिंग, एक साल बाद का प्राइस विल बी नथिंग बट आज के प्राइस को अपन कंपाउंड करेंगे, मतलब अपन यहां पे फॉर्मूला कौन सा यूज करें? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर रेस टू n, ये यूज कर रहे हैं। अब सिर्फ माइनस D1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब जब मैं कंपनी हूं, आपको इन्वेस्टर को डिविडेंड दे रहा हूं, तब तब मेरे पैसे आपके पास आ रहे हैं, तो मेरा शेयर वैल्यू घटेगा ना, क्योंकि उतना कैश आउटफ्लो मेरे पास से आपके पास हो रहा है, तो अब उतना ही आपके शेयर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। समझे? तो माइनस D1 किया जाता है। इसी को मैथमेटिकली मॉडिफाई करोगे अगर ऊपर वाले फॉर्मूले को, तो नीचे वाला फॉर्मूला आता है। तो ये फॉर्मूला 1 है, ये फॉर्मूला 2 है। ठीक है? देन तीसरा फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वो है वैल्यू ऑफ फर्म वाला, सिंबलिकली V बोलते। वैल्यू ऑफ फर्म V का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? N प्लस डेल्टा N इंटू P1 माइनस इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE। ये वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला है। N क्या है?
एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स। डेल्टा एन क्या है? न्यू नंबर ऑफ शेयर्स इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ब्रैकेट क्या आ गया? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर इनटू P1 कर रहे, वो प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर है, तो ये आ गया मेरे शेयर्स की टोटल वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। माइनस कर रहे उसमें से इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग्स। इन्वेस्टमेंट मुझे साल के एंड में 50 लाख का करना है, मगर इस साल की मेरी पूरी अर्निंग ही 20 लाख है। मेरे पास शॉर्टफॉल कितने का हो रहा है? 30 लाख का। तो ऑब्वियसली 30 लाख से मेरे शेयर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि उतने का मेरे पास शॉर्टफॉल है। ये पूरा वैल्यूएशन कब चल रहा है? ईयर के एंड पर चल रहा है। मुझे वैल्यू कब निकालनी है? वैल्यू ऑफ फर्म मुझे आज निकालनी है, तो ईयर के एंड की वैल्यू को आज की वैल्यू पे लाने के लिए डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर कर रहे हैं। आर यहां पर के ही है, रेट ऑफ डिस्काउंटिंग यहां पर के ही है, बिकॉज ये सब इक्विटी के बारे में चल रहा है। तो ये आ गया वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला। आई अगेन रिपीट, n is existing number of shares, delta n is the new number of shares issued at the end of the year। delta n का भी एक फॉर्मूला यूज करते हैं ये लोग, बट अपन यूज नहीं करते, अपन लॉजिक यूज करते हैं। लॉजिक क्या यूज करते हैं वो मैं आपको इसके बाद समझा दूंगा। तो उससे डेल्टा एन आ जाएगा, दैट ब्रैकेट इज गिविंग यू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर। फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर से, तो आ जाएगा शेयर्स की वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। उसमें से माइनस करोगे जितना अमाउंट कम गिर रहा है। कौन सा अमाउंट कम गिर रहा है? ईयर के एंड पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है सपोज 50 लाख, आपने पूरे साल में, इस साल में अर्न कितना करोगे आप? 20 लाख। तो आपको शॉर्टफॉल कितने का गिर रहा है? 30 लाख का। तो 30 लाख का शॉर्टफॉल आप माइनस कर दोगे आपके शेयर्स के वैल्यू में से, और न्यूमरेटर देगा आपको शेयर्स की वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। उसको आज के वैल्यू पे लाने के लिए डिस्काउंटिंग करेंगे 1 प्लस आर से। वो आर मतलब रेट ऑफ डिस्काउंटिंग है, रेट ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफकोर्स के यूज होगा। क्लियर ऑल फॉर्मुलेस? ये था आपका एमएम अप्रोच। इसके अंदर जो डेल्टा एन निकलता है वो कैसे निकलता है मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। हम लोग लेते हैं सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, जितना अपने को ईयर के एंड में करना है, जिसको अपन आय बुला रहे हैं। सपोज इन्वेस्टमेंट करना है 50 लाख का, एग्जाम्पल लिख दो भाई, माइनस अपन करते रिटेन्ड अर्निंग अवेलेबल। तो रिटेन अर्निंग अवेलेबल कैसे आएगा? जितना भी अर्निंग था माइनस करना पड़ेगा डिविडेंड, और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। तो फॉर एग्जांपल तुमने अर्न किया था 20 लाख, तुमने डिविडेंड दिया 5 लाख, तुम्हारे पास रिटेन अर्निंग कितने का हो गया? अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया टोटल, पर शेयर नहीं लिखा। अगर पर शेयर लिखना है तो पर शेयर भी लिख सकते हैं। 20 रुपए माइनस 5 रुपए पर शेयर, रिटेन अर्निंग हो गया 15 रुपए इंटू 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये कितना हो गया? रिटेन अर्निंग अवेलेबल इज 15 लाख। शॉर्टफॉल कितने का है? कितना पैसा कम गिर रहा है? फंड्स रेज्ड बाय फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी। $35 लाख ना। कितने पे इशू करेंगे? P1 प्राइस पे इशू करेंगे। प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है? 110 है सपोज, एग्जांपल। P1 कितना है? 110 है। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, जिसको अपन बुलाते हैं डेल्टा एन। कैसे आएगा? 35 lakhs डिवाइड बाय 110 कितना था? 31,818 शेयर्स। राउंड ऑफ किया गया, ओके। 31,818 नंबर ऑफ शेयर्स। इस तरीके से निकलता है डेल्टा एन। तो आपने क्या किया? आपको इन्वेस्टमेंट करना था 50 लाख का, आपने देखा रिटेन अर्निंग अवेलेबल कितना है। पर शेयर ईपीएस कमाया आपने 20 रुपए, डिविडेंड बांटा 5 रुपए, पर शेयर 15 रुपए का रिटेन अर्निंग है, इनटू 1 लाख। रिटेन अर्निंग अवेलेबल है आपके पास 15 लाख। 1 लाख क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स है। वो पर शेयर ईपीएस है ना आपका 20 रुपए, और पर शेयर डिविडेंड है 5 रुपए। तो ऑब्वियसली 1 लाख नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रिटेन अर्निंग आएगा। अब आपको दिख रहा है आपको कम गिर रहा है पैसा 15 लाख का, आप न्यू शेयर इश्यू करोगे 110 के प्राइस पर। अगर P1 चल रहा है ईयर के एंड में 110,
P1 के फॉर्मूले से P1 निकला, सोचो। अब 110 को डिवाइड करने से आपका नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, ये आ गया आपका डेल्टा एन। क्यों फॉर्मूले की जरूरत है, लॉजिक है ये तो। मगर याद रखिए जब आप ऊपर का फॉर्मूला सॉल्व करोगे, ये वाला, यहां पर अभी के हिसाब से 31,818 था ना, प्लस सॉरी 1 लाख प्लस 1 लाख एग्जिस्टिंग शेयर्स थे। देखो अपन 1 लाख से मल्टीप्लाई किया, एन कितना था 1 लाख, प्लस डेल्टा एन कितना हुआ 31,818 इनटू प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर अपन कितना बोल रहे हैं 110, माइनस, ध्यान से सुनो यहां पर ही एक्सीडेंट पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट कितने का करना है अपने को 50 लाख, अर्निंग कितना है, अर्निंग कितना है, अर्निंग एग्जैक्टली 20 लाख से 15 लाख मत लेना इधर, रिटेन अर्निंग अवेलेबल नहीं है, वो अर्निंग है, वो अर्निंग। तो अपन ने साल भर में कमाया कितना 20, इन्वेस्टमेंट कितने करने का 50, कितने का शॉर्टफॉल है 30, ये ऐसा निकलता है। इधर 15 नहीं लिया जाता है, क्यों नहीं लिया जाता सर, 15 ही अवेलेबल है अपने पास, 15 इधर नहीं लेते बिकॉज वो जो डिविडेंड बाटा वगैरह उन सब का इंपैक्ट इसमें आ चुका है, नंबर ऑफ शेयर में भी आ चुका है और प्राइस पर शेयर में भी आ चुका है, इन दो नंबर में उसका इंपैक्ट ऑलरेडी आ चुका है, अगर इधर ले लोगे तो डबल इंपैक्ट हो जाएगा। एंड नाउ दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 सपोज, मतलब 1.1, तो आपका वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। एग्जाम्पल है ये पूरा, ऑफ कोर्स कितना आता है 1,04,54,527। जस्ट एग्जाम्पल सॉल्व किया अपन ने, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि कैसे डेल्टा एन निकलता है, कैसे नंबर्स इधर पुटअप होते हैं वगैरह सब कुछ। एज गुड एज अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया जैसे ही हो गया, उसमें सिर्फ P1 निकाला नहीं अपन ने, P1 रेडीमेड लिया 110, P1 कैसे निकलता है वो भी निकाल लेते हैं। P1 कैसे निकलता है, P0 इंटू 1 प्लस के माइनस D1, ऐसे निकलता है। तो सपोज अभी का प्राइस है, जाने दो, वो निकालेंगे तो क्रॉस चेक नहीं होगा, नंबर्स वेरीफाई करना पड़ेगा ना फिर उस केस में। ये फॉर्मूले से क्या निकलेगा आपका 110, समझ में आ गया सब कुछ। और 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स सर वो क्या है सर, वो तो एन है जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है, वो क्वेश्चन में दिए रहते। सो दिस इज योर एमएम अप्रोच। अब आगे बात करते हैं, एमएम अप्रोच के बाद हम जाते हैं नेक्स्ट अप्रोच, फोर्थ अप्रोच, जिसको बोलते हैं लिटनर्स अप्रोच। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन हार्डली आएगा। तो लिटनर्स अप्रोच बोलता है डिविडेंड ऑफ ईयर 1 इज नथिंग बट लास्ट ईयर जितना डिविडेंड दिया था वो तो बिंदास दे दो, प्लस इस बार के ईपीएस को मल्टीप्लाई करो टारगेट पे आउट के साथ, लिखो मतलब इस बार के ईपीएस को मल्टीप्लाई करो टारगेट पे आउट के साथ, और फिर माइनस करो लास्ट ईयर जितना भी डिविडेंड दिया था, उससे समझेगा आपको कि एक्स्ट्रा डिविडेंड कितना देना है आपको, और उसको आप एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। आई विल एक्सप्लेन यू विथ नंबर्स, अच्छे से समझेगा आपको। सपोज लास्ट ईयर मैंने डिविडेंड दिया था 5 रुपए, इस बार का ईपीएस है सपोज 10, और मुझे टारगेट पे आउट है मेरे दिमाग में 80% पे करने का। तो ये मॉडल क्या बोलता है, लास्ट ईयर तूने दिया था 5, अब तू सोच रहा है डायरेक्टली 8 देगा, 5 से 8 पे जंप अच्छा नहीं है, धीरे धीरे जा। तो 5, अब ये जो 8 देने की इच्छा थी, इस 8 में से 5 लेस करो, ये 3 रुपए क्या आ गया जो तुमको एक्स्ट्रा देना है। वो जो एक्स्ट्रा देना है ना, उस पर ये बोलते हैं लगाओ ना एडजस्टमेंट फैक्टर 0.7। व्हाट इज दैट, स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट, अपन अपने टारगेट पर पहुंचने का स्पीड है वो क्वेश्चन में दिया रहता है एडजस्टमेंट फैक्टर, वो कंपनी का पॉलिसी होता है। तो एडजस्टमेंट फैक्टर अगर 0.7 है तो इसका मतलब मेरा 5 तो मुझे देने में कोई हरकत ही नहीं है, वो जो एक्स्ट्रा ऊपर का 3 देना है ना, उसको मैं एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं कितना दे सकता हूँ फिर, 7.1 आता है। तो मैं 7.1 का डिविडेंड दूंगा नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड कितना होना चाहिए, उसके लिए लिटनर्स अप्रोच आपको हेल्प करता है। इस लॉजिक से लिख लो, डिविडेंड ऑफ ईयर 1 इज नथिंग बट अभी का डिविडेंड
प्लस जो लास्ट डिविडेंड दिया था वो प्लस जितना भी अभी का ईपीएस है इनटू टारगेट पे आउट कर दो, माइनस लास्ट ईयर का डिविडेंड करो, एक्स्ट्रा डिविडेंड पे करना कितना है वो समझेगा आपको, उस एक्स्ट्रा डिविडेंड को इनटू एडजस्टमेंट फैक्टर करो, एक्स्ट्रा डिविडेंड को इनटू एडजस्टमेंट फैक्टर करो, आपको मिल जाएगा आपका D1। लास्ट अप्रोच आता है ट्रेडिशनल ऑब्लिक ग्राहम एंड डोड अप्रोच। ये वापस से नंबर्स जो लिखी ये एग्जांपल है। ग्राहम एंड डोड अप्रोच ये भी एग्जाम में रेयरली आएगा, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ये अप्रोच बोलता है अभी का प्राइस इज अ मल्टीप्लायर ऑफ डिविडेंड प्लस अर्निंग बाय 3। अभी का प्राइस इज अ मल्टीप्लायर ऑफ अभी का डिविडेंड प्लस अर्निंग बाय 3। ये इसका मीनिंग क्या हुआ? ये बोलता है कि अर्निंग को इंपॉर्टेंस डिविडेंड के मुकाबले 1/3 दो। अब 1/3 ही क्यों इनको पता है, तो ये बोलते हैं अर्निंग को डिवाइड बाय 3 करो बट डिविडेंड को कुछ भी डिवाइड मत करो। तो डिविडेंड को मिल गया फुल इंपॉर्टेंस, अर्निंग को मिल गया 1/3 इंपॉर्टेंस। अब ये जो भी ब्रैकेट में नंबर है इसका और प्राइस का कुछ ना कुछ रिलेशन होता है जिसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। मतलब ये ब्रैकेट में लिखी हुई चीज समथिंग टाइम्स ऑफ अगर करेंगे तो प्राइस आएगा। तो ये बोलता है सपोज इस ब्रैकेट वाला आंसर है आपका 8 रुपीज, उधर का आंसर है आपका 24 रुपीज, तो 3 गुना आपका प्राइस है, इसका मतलब मल्टीप्लायर वैल्यू बन गया 3। समझे? तो ये आपका ग्राम एंड डोड का फॉर्मूला है। यहां पर जितने भी अपन ने फॉर्मूले लिखे उसमें स्टार्टिंग का फॉर्मूला जो था एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको। ये था आपका डिविडेंड, आर आपका आईआरआर था, लिखना है तो लिखते जाओ। डी स्टैंड्स फॉर डिविडेंड पर शेयर, डीपीएस लिख दो, डीपीएस। आर स्टैंड्स फॉर आईआरआर, E stands for EPS and of course D stands for DPS। के ही तो आपको पता ही है। नीचे का E जो है ये EPS है, ये जो B है ये रिटेंशन रेशियो है, B इंटू आर को अपन ग्रोथ बोलते हैं वो लिख दिया अपन ने, ये रिटेंशन रेशियो भी लिख दिया, 1 माइनस रिटेंशन रेशियो इज पे आउट रेशियो, ये भी लिख दिया था अपन ने। फिर ये तो आपको पता ही है P1 D1, ये तो बहुत सिंपल है। N क्या था बोलो? एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स है ये, तो डेल्टा N क्या है? न्यू शेयर्स, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स। कब इशू हो रहा है न्यू नंबर ऑफ शेयर्स? ईयर के एंड पर। P1 तो आप सबको पता है प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर है। I क्या है? इन्वेस्टमेंट कब करना है? ईयर के एंड में। E क्या है? अर्निंग अवेलेबल नहीं, अर्निंग है वो, अर्निंग अर्नड है वो, अवेलेबल नहीं देख रहे अपन, इसलिए तो 15 लाख की जगह 20 लाख लिया ना। वो आपका अर्निंग होता है जितना भी आपने साल भर में कमाया, दैट्स इट। और ये जो होता है M, ये क्या होता है? इसको मल्टीप्लायर बोलते हैं। वो कुछ नहीं कर रहा है, ये वाला साइड और ये वाले साइड के बीच के रिलेशनशिप का मल्टीप्लायर ढूंढ रहा है। तो वो क्वेश्चन में दिया रहता है मल्टीप्लायर, आपको प्राइस निकालना होता है, या फिर कभी कभी आपको प्राइस देंगे और मल्टीप्लायर निकालने बोलेंगे। फॉर्मूले में तो ऑब्वियसली कुछ भी चीज मिसिंग हो सकती है ना आपके लिए। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है अर्निंग देते वो लोग और अर्निंग का कितना % पे आउट है वो देते हैं। तो ऐसे केस में ऑब्वियसली आपका लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? प्राइस इज इक्वल टू सपोज मल्टीप्लायर 2 टाइम्स है इनटू डिविडेंड, आपका 10 डिविडेंड दिया नहीं है बट आपको बोला है ईपीएस 10 रुपया है, तो अपन ईपीएस को 10 रुपये को डिवाइड बाय 3 कर देंगे। मगर ध्यान से सुनो, अगर पे आउट रेशियो 20% है तो ये आ जाएगा पॉइंट, सपोज 2 मिनट के लिए सोचते चलो, ईपीएस भी नहीं दिया है मगर पे आउट रेशियो 20% है, तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा उसको।
और भी कॉम्प्लिकेट कर दिया मैंने उसको। डिविडेंड नहीं दिया है, अर्निंग भी नहीं दिया है, मगर अर्निंग का कितना पे आउट होता है वो दिया है। तो कैन वी से 20% ऑफ अर्निंग इज डिविडेंड, 0.2 ई इज माई डिविडेंड, एंड नाउ ई बाई 3 कर देंगे, प्राइस क्वेश्चन में दिया रहेगा, सपोज प्राइस इज 40 रुपीज, बस आपको वो अर्निंग निकालने बोल रहे हैं। समझा एग्जाम्पल? तो इस तरीके से आप आपका अर्निंग भी निकाल सकते हो। गॉट इट? एग्जाम्पल है ये वो बस। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको क्वेश्चनर बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चनर बुक इज अ वेरी गुड कंपाइलेशन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट यू डोंट रेफर द आंसर्स। आंसर्स आपको खुद से सॉल्व करने हैं। जहां पर भी अटके मेरा डिस्कशन वीडियो देख लो, ऑटोमेटिकली चीजें आगे बढ़ जाएगी। यूट्यूब पर पूरा डिस्कशन डाला हुआ है क्वेश्चनर का क्वेश्चनर पूरा डाला हुआ है टेलीग्राम पर। और क्या चाहिए जिंदगी में आपको? सब कुछ रेडी है, सिर्फ सॉल्व करना आपको है, ठीक है। तो ये पूरे अप्रोचेस हो गए आपके। आपका यहां पर क्या कंप्लीट हुआ मालूम है? पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। एग्जैक्ट अपने को स्टार्ट किए हुए 40 मिनट्स हुए और अपने 40 मिनट्स में पार्ट 1 कंप्लीट किया। अब पार्ट 2 की बारी। पार्ट 2 पर आते हैं दोस्तों। पार्ट 2 में पहली चीज अपने क्या लिखा था? सिक्वेंशियली वैसे ही चलते, बोलो। बायबैक ऑफ शेयर्स। तो इस केस में एक बेस अजम्पशन होता है, वो लिख लो। अजम्पशन फॉर फॉर्मूला, मार्केट कैप, जिसको मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन बिफोर बायबैक is equal to market capitalization after buyback। थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूं मैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन बिफोर बायबैक is equal to market capitalization आफ्टर बायबैक। समझ में आया ये अजम्पशन? ये अजम्पशन क्या बोल रहा है आपको? जितना भी आपका अभी का प्राइस है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, बायबैक के बाद भी यही होगा। बायबैक के बाद के नंबर ऑफ शेयर्स इनटू बायबैक का प्राइस, और ये दोनों सेम होने चाहिए। मार्केट कैप मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर। ओके, तो उस बेसिस पर आप बायबैक का प्राइस निकालते हो। नीचे लिखो देयरफॉर बायबैक प्राइस इज इक्वल टू, याद आ रहा है कुछ फॉर्मूला? S into P0, number of shares before buyback is S, into P0 is price per share before buyback, upon S minus N. What is S? Number of shares before buyback. What is N? Number of shares bought back. तो डिनोमिनेटर क्या बना? नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बायबैक माइनस नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बायबैक बचता है। तो ध्यान से सुनो, सपोज फॉर एग्जांपल आपके नंबर ऑफ शेयर्स थे 10 लाख, पर शेयर प्राइस था 5, तो आपका मार्केट कैप कितने का था? 50 लाख का था ना। एंड आपके नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बायबैक 10 थे, आपको बायबैक करने थे सपोज 2 लाख शेयर्स, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बायबैक कितने बचेंगे? 8 लाख। तो आपका बायबैक प्राइस कितना आना चाहिए? 6.25। अभी का प्राइस कितना है? 5, मगर ये बोल रहा है बायबैक करो 6.25 में। अगर तुम बायबैक कर लोगे 6.25 में तो क्या होगा? जो आज का मार्केट कैप है आपका 50 लाख का, वो मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि 50 लाख को डिवाइड बाय रिमेनिंग नंबर ऑफ शेयर्स करोगे तो बराबर प्राइस ये आ रहा है। इसी प्राइस पर अगर तुम बाय कर रहे हो तो मार्केट में बायबैक के बाद ये प्राइस टिक जाएगा। मार्केट में बायबैक के बाद अगर ये प्राइस टिक गया तो टेक कैलसी 6.25 इनटू रिमेनिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 8 लाख।
करके देखो 50 लाख आता है, तो आपका मार्केट कैप मेंटेन हो जाएगा। कुछ समझ रहे कनेक्शन? इसको बोलते हैं बाय बैक प्राइस। फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर? पूरा का पूरा कंसेप्ट एक ही फॉर्मूले के assumption, एक ही लॉजिक पर बेस्ड है, वो है मार्केट कैप बिफोर बायबैक शुड बी इक्वल टू मार्केट कैप आफ्टर बायबैक। तो ऊपर का न्यूमरेटर आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 50 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर, एंड डिनोमिनेटर में अपन ने क्या किया, उस मार्केट कैप को रिमेनिंग नंबर ऑफ शेयर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो बायबैक प्राइस आ गया। सेकेंड चीज अपन ने क्या लिखी वहां पर, राइट इश्यू ऑफ शेयर्स। व्हाट इज राइट इश्यू ऑफ शेयर? उस टाइम पर आपको एक कंसेप्ट आना चाहिए, वो है एक्स राइट प्राइस। व्हाट इज एक्स राइट प्राइस? मतलब राइट इश्यू के बाद का प्राइस, उसको क्या बोलते हैं, एक्स राइट प्राइस। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज राइट इश्यू। जैसे आप मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो, मुझे अपनी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स किसी और को शेयर इश्यू नहीं करना है, मुझे अपना कंट्रोल आपके ही हाथों में रखना है, जितने आप शेयर होल्डर्स हो उनके हाथों में रखना है। तो मैं क्या करूंगा, पहला प्रायोरिटी मेरे न्यू शेयर्स का आपको दूंगा, ताकि अगर आप खरीद लोगे तो मुझे झंझट ही नहीं रहेगा, मेरा डाइल्यूजन ऑफ कंट्रोल नहीं होगा। अगर 100 शेयर होल्डर्स पहले से थे तो अभी भी 100 शेयर होल्डर ही रहेंगे, क्योंकि जो मेरे एडिशनल शेयर इशू किए वो भी उन्हीं को गए हैं। तो उससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट कम होते, बाहर के शेयर होल्डर्स कम ऐड होंगे, तो इसलिए शेयर इशू किया जाता है राइट इशू। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अगर इशू कर रहे शेयर्स, तो ऑब्वियसली हम कुछ ना कुछ उनको गाजर दिखाएंगे तभी वो खरीदेंगे। गाजर दिखाना है मतलब क्या करना है, आप उनको कम दाम में शेयर इशू करो। कम दाम, जिस दाम में आप उनको शेयर इशू करते हो उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन प्राइस। क्या बोलते हैं बोलो? सब्सक्रिप्शन प्राइस। व्हाट इज सब्सक्रिप्शन प्राइस? अभी जो मार्केट में प्राइस चल रहा था राइट इशू के पहले, उससे भी कम दाम में जब आप इशू करते हो तो उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन प्राइस। ओके, सो एक्स राइट प्राइस कैसे निकाला जाता है, m इंटू एन प्लस एस divided by n plus 1. What is this now? m into n plus s divided by n plus 1. जो जो चीजें मैं लिख रहा हूं ना उसका मीनिंग लिखा करो। जैसे ऊपर का s क्या था, लिखा ना सब, एंड p0 प्राइस पर शेयर, एंड s इंटू s माइनस n किया, n क्या था, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक था, लिख रहे हो ना ये सब चीजें? यस। अब आते हैं इधर, m क्या है दोस्तों, ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड फॉर वन राइट इश्यू। सपोज 4 शेयर रिक्वायर्ड है, सॉरी एक मिनट रुको, m इज कम राइट प्राइस लिखो, m इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, कम राइट प्राइस। m इज इक्वल टू कम राइट प्राइस, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड for one right issue, n is number of shares required for one right issue, s is equal to subscription price per share। बोलिए। अब ऐसे केस में एग्जांपल लेते, कम राइट प्राइस था आपका 120, नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड है 4 फॉर वन राइट इशू, ठीक है, एंड सब्सक्रिप्शन प्राइस है आपका 90 रुपीज। सब्सक्रिप्शन प्राइस है आपका 90 रुपीज। मतलब समझो बात को, राइट इशू के पहले मेरा शेयर का भाव कितना चल रहा था, 120, जिसको अपन एम बोल रहे हैं। कम राइट मतलब राइट इशू के पहले, एक्स राइट मतलब राइट इशू के बाद। एक्स का मीनिंग तो आपको समझाने की जरूरत ही नहीं रहती, राइट। एक्स मतलब हो चुका, तो राइट इशू हो चुका, उसके बाद का प्राइस क्या बन गया, एक्स राइट। एंड गाइज
एक्स राइट प्राइस अपन निकाल रहे हैं, राइट इश्यू के बाद का प्राइस निकाल रहे हैं अपन। तो कम राइट पहले देखो कितना है, राइट इश्यू के पहले प्राइस था 120। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, 120 का अगर आपके पास 4 शेयर रहेंगे और अगर तुम एडिशनली सब्सक्रिप्शन का 90 रुपया दोगे तो तुम्हारे पास टोटल शेयर कितने हो जाएंगे, पहले के 4 और अभी का 1। तो बस मैं उस टोटल वैल्यू को 5 शेयर पे डिवाइड कर रहा हूं। लॉजिक समझा? तो इससे आपको मिल जाएगा एक्स राइट प्राइस। 120 के अगर आपके पास 4 शेयर है और आप 90 रुपए का सब्सक्रिप्शन प्राइस और देने को तैयार हो तो आपके पास टोटल शेयर हो जाएंगे पहले के 4 और अभी का 1, और आपका एवरेज प्राइस आ जाएगा। एवरेज प्राइस कितना आ जाएगा, 114। तो ये बन जाएगा आपका एक्स राइट प्राइस। लिख दो, एग्जाम्पल लॉजिक के साथ लिख दो, कोई बात नहीं। स्नेहा शाह क्या बोल रही है, सर गूगल ड्राइव लिंक कैसे मिलेगी सर, क्वेश्चनर बैंक की एक्सप्लेनेशन चाहिए कुछ क्वेश्चंस के लिए। गूगल ड्राइव लिंक की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली यूट्यूब पर जाना आप, तेरा कोर्स मेरा गाइडेंस, ये यूट्यूब चैनल का नाम है, लिख लो तेरा कोर्स मेरा गाइडेंस। ये कोर्स, ये यूट्यूब चैनल पे आपको जाना है, ये यूट्यूब चैनल पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है एफएम क्वेश्चनर, बस वहां से आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे क्वेश्चनर डिस्कशन के। लिख लिया? अब कभी कभी ये लोग पूछते हैं आपको वैल्यू ऑफ राइट अलोन निकालो, वैल्यू ऑफ राइट अलोन निकालो बोलते हैं ये लोग। वैल्यू ऑफ राइट अलोन मतलब क्या मालूम है? आप बोलो मुझे, आपने एक शेयर कितने में खरीदा, एडिशनल वाला 90 में खरीदा, उसकी तुरंत वैल्यू कितनी है, 120 नहीं है, 114 है। आपने 90 में खरीदा, उसके तुरंत बाद एक्स रेट हो गया ना, तो एक्स रेट हो गया तो वो शेयर कितने का बन गया, 114 का बन गया। तो कैनवी से 114 का शेयर आपको 90 में मिला, तो आपको 24 रुपए का फायदा हुआ। तो ये बन गया आपका वैल्यू ऑफ राइट अलोन। वैल्यू ऑफ राइट अलोन निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा बोलो, एक्स राइट प्राइस 114 माइनस सब्सक्रिप्शन प्राइस 90। तो अपने एग्जाम्पल के हिसाब से 114 माइनस 90 करोगे तो आंसर आएगा 24। कभी कभी ये लोग पूछते हैं वैल्यू ऑफ राइट विथ रिस्पेक्ट टू 1 शेयर निकालो। विथ रिस्पेक्ट टू 1 शेयर अगर बोल दिया तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 24 रुपए को डिवाइड बाय 4 शेयर करना है, क्योंकि राइट तब मिलेगा जब तेरे पास 4 शेयर है। ये एक राइट का वैल्यू है, एक राइट तुझे तब मिलेगा जब तेरे पास 4 शेयर है मेरे एग्जांपल में। तो 24 को डिवाइड बाय 4 करोगे तो 6 आंसर आएगा। इसी को दूसरा तरीका है निकालने का, और इसी को निकालने का तरीका है कम राइट प्राइस पर शेयर माइनस एक्स राइट प्राइस पर शेयर। कुछ समझा क्या? कम राइट कितना था 120, एक्स राइट कितना हुआ 114। तो वैल्यू ऑफ राइट विथ रिस्पेक्ट टू 1 शेयर कितना हिला, एक शेयर का वैल्यू कितना हिला, यस 6 रुपए से हिला। एक शेयर का वैल्यू 6 रुपए से हिला, इस इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ राइट विथ रिस्पेक्ट टू 1 शेयर। तो कितने फॉर्मूले कुल मिलाकर 3, एक्स राइट प्राइस, वैल्यू ऑफ राइट अलोन, वैल्यू ऑफ राइट विथ रिस्पेक्ट टू 1 शेयर, खत्म। पोस्ट राइट प्राइस आ जाता है एग्जाम में, स्टूडेंट्स बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस था। पोस्ट राइट क्या होता है, आफ्टर राइट मतलब क्या, एक्स राइट। पोस्ट राइट प्राइस, नाम सिर्फ चेंज कर रहे हो, आपको कंटेंट नहीं चेंज होता है उसकी वजह से। समझ में आ गया? तो ये था आपका दूसरा कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट था। तीसरा कॉन्सेप्ट दोस्तों बहुत सिंपल है, शेयर का स्प्लिट, स्टॉक स्प्लिट लिख दो उधर, शेयर स्प्लिट से अच्छा स्टॉक स्प्लिट लिखो। फोर्थ उसी के नीचे लिखो रिवर्स स्प्लिट, और फिफ्थ उसी के नीचे लिख दो बोनस शेयर।
स्टॉक स्प्लिट, रिवर्स स्प्लिट, बोनस शेयर, इन सब पे अपने क्लास में अपन ने क्वेश्चन कवर करवाया था। मैं जानबूझ के रेफरेंस देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा उसके लिए प्रैक्टिस हो जाए। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे अपने नोट्स में इस पर। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इन तीनों को ट्राई करना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 एंड दूसरा है 17। 18 बहुत ही बढ़िया है, 17 भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों स्टॉक के स्प्लिट के अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनो। स्टॉक का स्प्लिट 2:1 लिखा जाता है। व्हाट इज 2:1? लिखो आगे, 2 शेयर्स फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड। कैसे पढ़ा जाता है इसको? 2 शेयर्स फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड। अब आप बोलो दोस्तों, 2 शेयर्स फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड अगर रहेगा तो इसका मतलब अगर एक शेयर है तुम्हारे पास तो उसके जगह तुमको 2 शेयर मिल रहे कि एडिशनल 2 मिल रहे? उसकी जगह 2 मिल रहे हैं। अगर तुम्हारे पास एक शेयर है तो वो गायब हो जाएगा और उसकी जगह 2 शेयर आ जाएंगे। इसको बोलते हैं उस एक स्टॉक को अपन ने स्प्लिट कर दिया। नाम से समझ रहा है क्या? स्टॉक को स्प्लिट किया। अगर 10:1 रहेगा तो 10 शेयर फॉर एवरी 1 शेयर, तो एक शेयर गायब हो जाएगा और उसकी जगह 10 शेयर आ जाएंगे अकाउंट में। जैसे कि बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज ने किया। नेस्ले ने एक्चुअली स्टॉक स्प्लिट किया, रिवर्स स्प्लिट नहीं किया। स्टॉक का स्प्लिट किया, 25,000 का आसपास का एक शेयर था, 26,000 के आसपास का, उसको 10 शेयर में डिस्ट्रीब्यूट किया उन्होंने। तो जिसके पास एक शेयर थे उसके पास और 10 नहीं आए, 10 आए। इसका मतलब 26,000 का एक शेयर गायब हुआ और 10 शेयर दिखने लग गए 2,600 रुपए ईच। समझा? तो इस तरीके से आपका स्टॉक स्प्लिट चलता है। स्टॉक स्प्लिट के हद तक 2 मिनट के लिए बैलेंस शीट इमेजिन करो। यहां पे शेयर कैपिटल होता है। तो यहां पर पहले था 10,000 शेयर्स, फेस वैल्यू 10 ईच, 1 लाख। आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन, यू नो? 20,000 शेयर्स, फेस वैल्यू 5 ईच, अभी भी 1 लाख। दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। क्या किया समझा क्या? 10,000 शेयर्स को गायब कर दिया, 20,000 शेयर ला लिया। 2:1 है ना, 2 शेयर फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड। तो 10,000 शेयर्स अगर आपके पास रहेंगे तो टेक्निकली क्या हुआ रहेगा, सोचो। 10,000 को डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 किया रहेगा इन्होंने। फॉर एवरी 1 शेयर यू आर गेटिंग 2 शेयर्स। मैं जानबूझ के इसका कैलकुलेशन कर रहा हूं बिकॉज कभी कभी ये लोग बोलते फॉर एवरी 3 यू आर गेटिंग 2, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे आपको ऐसा करना पड़ेगा। समझे? फॉर एवरी 3 यू आर गेटिंग 2 नहीं, फॉर एवरी 3 यू आर गेटिंग 7 सपोज। बराबर है कि नहीं? स्टॉक स्प्लिट हो रहा है ना, तो 3 स्टॉक साथ में स्प्लिट हो रहे। तो फॉर एवरी 3 अगर वो लोग बोलते 7 मिलेंगे तो डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा और इंटू 7 करना पड़ेगा। समझे कि नहीं? 3 शेयर्स कितने में स्प्लिट हुए? 7 में हो गए, तो 3 गायब हो जाएगा और 7 आ जाएंगे। समझे? तो इस तरीके से आपके नंबर ऑफ शेयर्स चेंज होते हैं। फेस वैल्यू भी बिल्कुल ऐसे ही चेंज होता है। फेस वैल्यू के लिए क्या करना पड़ता है? सपोज सेम क्वेश्चन को अगर मैं कंटिन्यू करूं, 3 और 7 को गायब कर रहा हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं फॉर एवरी 1 यू आर गेटिंग 2, ठीक है? तो 10,000 अगर आपके पास शेयर्स है इंटू 10 फेस वैल्यू है, तो इसको डिवाइडेड बाय 1 करने का, ये टोटल फेस वैल्यू आ गई है। तो टोटल फेस वैल्यू को एक्चुअली डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब अपन 2 कर देंगे ना, नहीं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर ये करना पड़ेगा स्टॉक स्प्लिट, 20,000 करना पड़ेगा। क्या किया समझा क्या? 10,000 शेयर्स मेरे पास थे बिफोर स्प्लिट, 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स थे मेरे पास बिफोर स्प्लिट, इनटू फेस वैल्यू कितना था 10,
क्या आ गया 1 लाख बोलो, टोटल वैल्यू 1 लाख टोटल वैल्यू लिख दिया मैंने। उस टोटल 1 लाख वैल्यू को अब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं मैं 20,000 शेयर्स में। मतलब इन शॉर्ट ऊपर वाला लॉजिक और कुछ नहीं है, ये इसको मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, 1 लाख के वैल्यू को मैं डिवाइडेड बाय 20,000 शेयर करूंगा तो पर शेयर फेस वैल्यू आ जाएगी 5। इसका आंसर कितना आएगा 5। ये देखो इधर लिखा है 5। तो एक्चुअली स्टॉक स्प्लिट में बोलने का मतलब बहुत सिंपल है, स्टॉक स्प्लिट में शेयर स्प्लिट होंगे तो एग्जिस्टिंग शेयर गायब होके न्यू शेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। फेस वैल्यू घट जाता है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, और अल्टीमेटली मुझे शेयर कैपिटल के सामने अमाउंट उतना ही लिखना होता है जितना पहले था। मेरे शेयर कैपिटल का अमाउंट चेंज नहीं होता है, फिर क्या चेंज होता है, नंबर ऑफ शेयर्स, वैल्यू पर शेयर, फेस वैल्यू पर शेयर, ये चेंज होता है। अभी भी आप देख लो दोनों के सामने अमाउंट कितना लिखा है बैलेंस शीट में 1 लाख से नीचे क्या चेंज हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो गए, फेस वैल्यू आधा हो गया। अलग क्या है, हार्ड क्या है, कुछ नहीं, समझे। पॉइंट टू बी नोटेड, शेयर कैपिटल का अमाउंट सेम है। आपको करना क्या है फिर, वो वैल्यू को रिवाइज नंबर ऑफ शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फेस वैल्यू पर शेयर आ जाएगा, समझा। अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो वेल एंड गुड, इजीली आ जाएगा। बट अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन नंबर 17 जैसे आ जाता है जिसमें आपको वो हर एक वर्किंग बताने को बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको ऐसे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, समझे कि नहीं। तो ये आ गया 5 रुपीज क्या, फेस वैल्यू पर शेयर। ये 20,000 क्या आया बोलो, 20,000 शेयर्स आ गए, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर स्प्लिट। सर कम राइट वाला एक बार समझा दीजिए प्लीज, एक्स राइट प्राइस में कैसे इंक्लूड हुआ है, सर कम राइट वाला एक बार समझा दीजिए, एक्स प्लीज, एक्स राइट प्राइस में कैसे इंक्लूड, कट डिलीट, अरे डरते क्यों यार, बोलो कुछ रहा तो अपन डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम राइट मतलब राइट इशू के पहले वाला प्राइस था बेटा, वो प्राइस 120 था मेरे एग्जांपल में, और एक्स राइट प्राइस तो 114 हुआ, तो राइट इशू के पहले प्राइस था 120, राइट इशू के बाद प्राइस हो गया 114, तो 6 रुपए से वैल्यू घट गई। किसकी वजह से हुआ ये, राइट इशू की वजह से हुआ। तो अपन बोल रहे वैल्यू ऑफ राइट विथ रिस्पेक्ट टू वन शेयर 6 रुपया है, क्योंकि 6 रुपए से राइट इशू के बाद वैल्यू क्या हो गई, घट गई। और वो घटी क्यों, क्योंकि तुमने एक शेयर सब्सिडाइज रेट में बेचा ना, तुमने 120 की जगह शेयर कितने में बेचा है, 90 में बेचा है, और उस 90 का इफेक्ट तुम 5 शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना। यहाँ पे 4 शेयर की वैल्यू है, ये 90 का एक सब्सिडाइज रेट वाला शेयर है, ऑब्वियसली ये टोटल वैल्यू जो होगी ये थोड़ी सब्सिडाइज होगी बिकॉज ऑफ दिस 90, एंड इसीलिए इसको तुम 5 में जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वैल्यू 120 से कम ही आने वाली है। तो याद रखिए कभी भी राइट इशू के बाद वैल्यू घटती ही है, इसलिए राइट इशू को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। उस पर भी एक क्वेश्चन है, मालूम है आपको, 1-2 क्वेश्चन है। राइट इशू को इग्नोर कर दिया तो वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर कम होता है। राइट इशू को या तो आप राइट इशू अप्लाई कर लो, शेयर खरीद लो, अगर आपको शेयर नहीं खरीदना है तो रिनाउंस कर दो आप। रिनाउंस मतलब क्या, बेच दो। राइट इशू बेच भी सकते हो ना आप, तो राइट इशू बेचना चाहिए या तो शेयर खरीदना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। सर क्लियर हो गया, ओके। सूरज पूछ रहा है एनीवन फ्रॉम फेस टू फेस, मैं हूं ना, मैं ही आपके फेस टू फेस में था, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है आपके पास। चलो स्टॉक स्प्लिट क्लियर है। अब अगर रिवर्स स्प्लिट की बात करूं मैं, तो दोस्तों रिवर्स स्प्लिट में उल्टा होता है, एग्जैक्टली उल्टा होता है। मतलब क्या होता है, यहां पर लिखा जाता है 1:2। हाउ डू यू रीड दिस, 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड। मतलब अगर तेरे पास 2 शेयर्स है तो उसके अभी एक ही शेयर बन जाएंगे। तो ऐसे केस में लॉजिक्स क्या होंगे, ध्यान से सुनो। जैसे मैंने पहले बताया वैसे 1 लाख को मेंटेन करना है मुझे, 1 लाख को चेंज करना है क्या मुझे, बिल्कुल नहीं। 1 लाख मेंटेन करना है, 1 लाख को चेंज बिल्कुल नहीं करना है,
ठीक है। सूरज क्या बोल रहा है, सर सब क्लास के साथ ही क्लियर हो गया सर, क्या बात है। तो ध्यान से सुनो, 1 लाख वैल्यू था, 1 लाख अभी भी वैल्यू मेंटेन उतना ही करना है, तो चेंज क्या करना है फिर, वापस से वही 2 चीजें चेंज करनी है, नंबर ऑफ शेयर्स एंड फेस वैल्यू पर शेयर। अब आप बोलिए, अगर आप 1 शेयर देने वाले हो फॉर एवरी 2, तो किसी के पास अभी टोटल सबके पास कितने शेयर्स है, 10,000 है। फॉर एवरी 2 यू आर गिविंग 1, तो टोटल शेयर कितने बन जाएंगे, 5,000 न्यू शेयर्स बन जाएंगे। तो यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने लिखूंगा मैं, 5,000। और हर एक का फेस वैल्यू क्या करना पड़ेगा, कॉमन सेंस है, अगर 1 लाख ही मेंटेन करना है तो 1 लाख को डिवाइड बाय 5,000 करूंगा तो 20 रुपीज। समझा कि नहीं। तो अब एग्जाम में प्रेजेंटेशन करते वक्त यही करोगे आप, 1 लाख डिवाइडेड बाय 5,000। 1 लाख का भी एक्सप्लेनेशन अगर आपको करना है तो 10,000 इंटू 10। इससे डिटेल क्या वर्किंग करोगे आप एग्जाम में। तो आपको 20 रुपए का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालोगे बोलो, 10,000 इंटू 10 इज 1 लाख, 1 लाख को डिवाइड बाय 5,000 शेयर्स करेंगे। क्या समझा क्या अच्छे से। तो इस तरीके से आपका रिवर्स स्प्लिट का वर्किंग होता है। रिवर्स स्प्लिट हो या स्प्लिट हो, आपके शेयर कैपिटल का अमाउंट चेंज नहीं हुआ, नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। क्या चेंज हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू पर शेयर। स्प्लिट कर रहे हो ना, अब ये सब छोड़ दो, ये तो कैलकुलेशन हो गया, कॉमन सेंस यूज करो। स्प्लिट कर रहे हो, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने वाले कि घटने वाले, बढ़ने वाले, तो फेस वैल्यू घटा ना, क्योंकि तुझे मल्टीप्लाई करके वैल्यू सेम रखना है। रिवर्स स्प्लिट में उल्टा सोच, दैट्स इट। समझ गए। अब आता है लास्ट पॉइंट, बोनस शेयर्स। तो गाइस बोनस शेयर्स में क्या होता है, बैलेंस शीट है मेरी। बोनस शेयर का लॉजिक क्या होता है, अभी ध्यान से सुनो। बोनस शेयर्स में बोला है सपोज आपको 1:1 बोनस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1:1 बोनस, every 1 share you have you will get 1 more share extra, या गायब होकर। अभी गायब होकर क्या होगा, 1 शेयर था, 1 शेयर ही गायब होकर 1 शेयर ही आएगा क्या, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा। बोनस मतलब एक्स्ट्रा, गायब कुछ नहीं होता है। जो शेयर तेरे पास थे वो वैसे रहेंगे और एक्स्ट्रा शेयर आएंगे, उसको बोलते हैं बोनस शेयर। तो बोनस शेयर के केस में ऑब्वियस सी बात है, मुझे यहां के शेयर्स क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, कितने कर दूं, 20,000। 1:1 बोला ना मैंने। फॉर एवरी 1 शेयर यू विल गेट 1 शेयर बोनस, मतलब 10,000 शेयर होल्डर्स को मिल जाएंगे और 10,000 एक्स्ट्रा, मतलब टोटल हो जाएंगे 20,000। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, शेयर कैपिटल सेम नहीं रखना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है, क्योंकि बोनस शेयर का दूसरा नाम था रिजर्व कैपिटलाइजेशन। याद आया कुछ, लॉ में पढ़ा होगा आपने, एफएम में भी मैंने बोला है, रिजर्व कैपिटलाइजेशन। तो रिजर्व कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, नीचे जो अमाउंट लिखा है ना, रिजर्व एंड सरप्लस, इस अमाउंट को अपन लोग क्या करते, कम करते, और ये जो शेयर कैपिटल है ना, इस अमाउंट को अपन इधर क्या करने वाले, बढ़ाने वाले। तो फेस वैल्यू पर शेयर उतना ही रखो 10, ये वैल्यू बन जाएगी 2 लाख। कितने से वैल्यू इंक्रीज हुई है, वैल्यू इंक्रीज हुई है भाई, कितने से इंक्रीज हुई है, 10,000 इंक्रीज होकर कितनी बन गई है, 20,000। बोलो कितने से वैल्यू बढ़ी है, 1 लाख से। तो आपको रिजर्व को क्या करना पड़ेगा, 1 लाख से कम करना पड़ेगा। तो कैन वी से, इसका मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स इज इक्वल टू, जिसको अपन इक्विटी बोलते हैं ना, इक्विटी। ये इक्विटी के सामने अमाउंट सेम रहेगा, बट शेयर कैपिटल का अमाउंट बढ़ेगा और रिजर्व्स का अमाउंट कम होगा, इक्वल से। जितने से शेयर कैपिटल बढ़ा उतने से रिजर्व्स घटेगा। बोनस का रूल भी आपने लॉ में पढ़ा रहेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में से बोनस दिया जाता है वगैरह, कब बोनस दे सकते वो भी रूल्स है लॉ में। ऑब्वियसली आई एम नॉट हियर टू टेल यू सेक्शंस,
मुझे तो लॉ के प्रोविजंस भी याद नहीं आ रहे, बट यस इतना जरूर याद आ रहा है कि लॉ में बोनस शेयर्स पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम में से देते हैं और फिर बाद में ऑर्डर दिया उन्होंने कुछ फ्री रिजर्व्स, करेक्ट। तो गाइस इस तरीके से आप बोनस शेयर में करते हो। बोनस शेयर के केस में आपके शेयर कैपिटल के सामने की अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है और इक्वल अमाउंट कम हो जाती है, कहां से? रिजर्व्स में से। एंड टोटल शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स का अमाउंट जो आएगा वो सेम आएगा, मगर उनका इंटरनल कंपोजिशन जो है वो चेंज होगा। याद रखिए बोनस शेयर में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, फेस वैल्यू सेम रहता है, फेस वैल्यू सेम रहता है एवरीवन। फेस वैल्यू को अगर तुम कम कर दोगे ना तो शेयर कैपिटल का अमाउंट सेम रहेगा, अपने को शेयर कैपिटल का अमाउंट सेम नहीं रखना है। बट मुद्दे की बात पे आते हैं अभी एक, व्हाट विल हैपन टू मार्केट प्राइस पर शेयर बोनस शेयर के बाद? जैसे फेस वैल्यू सेम था वैसे मार्केट वैल्यू भी सेम रहेगा क्या? नहीं। मार्केट वैल्यू अगर सपोज एक शेयर का इधर फेस वैल्यू था 10 रुपए, मार्केट वैल्यू सपोज 50 रुपए, कितना है? 50 रुपए। तो 10,000 इंटू 50 करेंगे तो 5 लाख का मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गया। याद रखिए बोनस शेयर के बाद में भी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 लाख ही रहता है। अगर बोनस शेयर से मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता ना तो हर कंपनी बोनस शेयर बोनस शेयर बोनस शेयर बोनस शेयर इशू करके स्मॉल कैप से मिड कैप से लार्ज कैप बन जाती। समझे? कंपनी का वैल्यूएशन ऐसा थोड़ा ना बढ़ता है। तो इसीलिए जब जब बोनस शेयर होता है तो होता क्या है, फिर पहले वाला 5 लाख कितने शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड था? 10,000। अब वही 5 लाख 20,000 शेयर में डिस्ट्रीब्यूट होकर वैल्यू पर शेयर बन जाएगी 25। ये क्या बात कर रहा हूं मैं, किसके बारे में बात कर रहा हूं? मार्केट प्राइस पर शेयर, बिफोर बोनस शेयर, आफ्टर बोनस शेयर। आई होप आपको समझा है। बोनस शेयर्स के केस में फेस वैल्यू सेम क्यों रखना है? क्योंकि शेयर कैपिटल का अमाउंट से बढ़ाना है, करेक्ट। उतने से ही रिजर्व्स का अमाउंट क्या कर दोगे? कम कर दोगे। ये हो गया बुक वैल्यू। बट मार्केट तो रियल में मार्केट होता है ना, डिमांड सप्लाई पे चलता है वो। जैसे ही तुमने नंबर ऑफ शेयर्स डबल कर दिए वैल्यू आधी हो जाएगी, क्योंकि कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था जितना था उतना ही रहेगा। समझे? सो दिस वाज योर बोनस शेयर का कंसेप्ट। इस पर प्रैक्टिस करना होगा। क्वेश्चन नंबर 17, 18 फ्रॉम योर रेगुलर नोट्स, एंड इसके ऊपर कुछ और भी क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको क्वेश्चन एंड डिस्कशन में। आर यू क्लियर एवरीवन? तो यहां पर हम एंड कर रहे हैं हमारे डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड डिसीजंस। कितने कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किए? पूरे 10। ये आपके इस चैप्टर का समरी भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। चलिए कल का टारगेट है हमारा वर्किंग कैपिटल, हमारे सिलेबस का लास्ट टॉपिक ऑफ कोर्स, और उसके अंदर हम 2 दिन इन्वेस्ट करेंगे। पहले दिन हम वर्किंग कैपिटल को पढ़ेंगे और दूसरे दिन भी वर्किंग कैपिटल को पढ़ेंगे। वर्किंग कैपिटल में आपको याद होगा तो 4-5 यूनिट्स है। नॉर्मल मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है, मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल है, मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स पेएबल है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है एंड कैश मैनेजमेंट है। तो टोटल 5 यूनिट्स है। इसमें से पांचों के पांचों मैं आपको 2 दिन में कवर कराऊंगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं रेगुलर टाइम पर, कल मतलब मंडे को, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। डेट क्या है मंडे को? 11th है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 11th शायद शेड्यूल में चेंज हो सकता है, मेरे डॉटर्स का बर्थडे है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। शायद क्लास ना भी हो, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 12th को ले लेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।